हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा ESIC 2014 का जो है क्वेश्चन पेपर। ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है और इसके कुछ क्वेश्चन मैंने आधे क्वेश्चन जो है पहले वाले इसके पहले जो वीडियो था उसमें सॉल्व करवा दिया था। तो आज जो है इसमें आगे के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। और इसकी जो है PDF आज जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप लोग जा करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। और वीडियो के लास्ट में आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा कि आपको कितना क्या क्या पढ़ना है, उसमें आपको थोड़ा सा ओवरव्यू उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड टैबलेट्स टू हेल्प द पेन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। तो द डॉक्टर प्रिस्क्राइब टैबलेट टू हेल्प, तो डॉक्टर ने टैबलेट दिया किसके लिए? टू हेल्प द पेन। तो अब आपको ऑप्शन में से भरना है। तो लाइटन, लाइट का मतलब होता है हल्का, ठीक है। तो लाइटन मतलब हल्का करना, काम मतलब शांत, रिलीव मतलब राहत, और रीड मतलब छुटकारा कह सकते हो, छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। तो आप लोग पेन के सेंस में रिलीव भर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा? रिलीव। रिलीव मतलब दर्द से राहत के लिए, ठीक है। तो दर्द से राहत के लिए टैबलेट उसको दिया है, तो यहाँ पर रिलीव हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं रीड की। तो आपको एक फ्रेज याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, गेट रीड ऑफ, ठीक है। गेट रीड RID यहाँ पर है, यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता ज़्यादा अच्छा, तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करें और अपनी कॉपी पर इसको ज़रूर नोट करें। गेट रीड ऑफ, ठीक है। तो गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। तो इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, इडियम फ्रेज में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कॉमन एरर में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर कुछ और प्रीपोजिशन दे देगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है गेट रीड ऑफ का, ठीक है। आगे चलेंगे, और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसमें फिट नहीं बैठेगा। रिलीव, राहत होना है, दर्द से राहत के लिए रिलीव को इसमें यूज करेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, इफ़ यू इन अराइविंग लेट आई शैल हैव टू रिपोर्ट द मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर तुम लेट के बारे में कुछ कह रहा है तो मैं तुम्हारी शिकायत जो है मैनेजर से कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है परसिस्ट, दूसरा है परसीव, तीसरा है इंसिस्ट, और प्रीवेल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो प्रीवेल होता है यहाँ पर आया है एक प्रीपोजिशन इन, ठीक है। प्रीपोजिशन जो है आया हुआ है इन। तो प्रीवेल जो होता है, प्रीवेल के साथ प्रीपोजिशन आता है ओवर, ठीक है। क्या आता है? ओवर। प्रीवेल ओवर होता है, और एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। प्रीवेल के साथ ओवर आता है, जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इंसिस्ट, ठीक है। तो इंसिस्ट के साथ जो करेक्ट प्रीपोजिशन होता है वो होता है ऑन। इंसिस्ट के साथ जो करेक्ट प्रीपोजिशन होता है क्या होता है? ऑन होता है। ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं, आप लोग इनको जरूर नोट कर लेना, ठीक है। इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन, प्रीवेल के साथ प्रीपोजिशन ओवर, ठीक है। इंसिस्ट ऑन मतलब किसी चीज़ पर जोर देना, दबाव डालना, ठीक है। और जो लिखा हुआ है परसिवरे, इसके साथ प्रीपोजिशन इन का यूज होता है, और इन परसिस्ट के साथ भी प्रीपोजिशन इन का यूज होता है। इन दोनों का जो मीनिंग है लगभग एक जैसा है, ठीक है। इसका मतलब होता है निरंतर प्रयत्न करना, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। परसिवरेंस, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा परसिवरेंस, ठीक है। इसको इंग्लिश में स्टेटमेंट क्या आता है? इसमें एक स्टेटमेंट पूछा जाता है, क्या उसको बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस एफर्ट टू अचीव समथिंग, ठीक है। ये कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है, कॉन्टिन्यूअस एफर्ट टू अचीव समथिंग, ठीक है। तो किसी चीज़ को पाने का लगातार प्रयास करना, उसको बोलते हैं परसिवरेंस, जो कि इसी से बना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रयत्न करना। और नेक्स्ट है परसिस्ट, ठीक है। तो परसिस्ट का मतलब होता है बनाए रखना, या कंटिन्यूअस के सेंस में, ठीक है। परसिस्ट मतलब होता है बनाए रखना। तो यहाँ पर हमारा जो है परसिस्ट जो है करेक्ट आंसर इसमें होगा। इफ़ यू परसिस्ट इन अराइविंग लेट, यदि तुम लेट आना जारी रखोगे, ठीक है। लेट आना, देर से आना चालू रखोगे, तो मैं तुम्हारी जो है शिकायत मैनेजर से कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है परसिस्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आप लोगों ने इसको नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, कुछ चीज़ और आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेना। आगे चलते हैं, इसमें कुछ और बात करते हैं।
अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इसमें वाला सी होगा, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। यहाँ पर है कंडीशनल सेंटेंस। क्या है? कंडीशनल सेंटेंस। वैसे इस क्वेश्चन में कंडीशनल सेंटेंस अगर आपको आता है नहीं आता है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अलग अलग वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन हो सकता है कि ये एक ही वर्ड हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, इस तरीके से अगर एक ही वर्ब के अलग अलग फॉर्म भरने के लिए आ जाएं तब आप यहाँ पर क्या भरेंगे, ठीक है, वो बात आती है। तो ये होता है प्रेजेंट में एक कंडीशन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। प्रेजेंट में कंडीशन, इसको बोलते हैं ओपन कंडीशन। क्या बोलते हैं? ओपन कंडीशन, ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन कंडीशन। इसमें क्या होता है कि जो पहला पार्ट होता है कंडीशन वाला, ठीक है, माने कि इफ़ वाला जो पार्ट होता है ये आपका प्रेजेंट में होगा। ये किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। और जो सेकंड वाला पार्ट होता है ये वाला, ये सेकंड वाला पार्ट है, इसमें आपका फ्यूचर टेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पर शैल विल भी हो सकता है, उसके साथ हैव भी लगा हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ पर शैल विल करके आएगा, ठीक है। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो पास्ट में जो क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस होता है जो पास्ट में, उसमें यहाँ पर सिंपल पास्ट, तो यहाँ पर शुड आता है, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर पास्ट परफेक्ट होता है तो शुड है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो आपको यहाँ पर शैल का यूज करना है, ठीक है। तो आपको इतना जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि ये सभी वर्ब जो हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा इसका रोल नहीं है, बट आपको क्वेश्चन आगे इसके मिलेंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप हमारे कंसेप्ट बूस्टर एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट बूस्टर जो एक्सरसाइज है वो आपके सभी एग्जाम, अगर आप एसएससी के एग्जाम तैयारी करते हैं या ईएसआई एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम जैसे सीडीएस हो गया, इस तरह के एग्जाम में बहुत बार ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आपको करवाते हैं कंसेप्ट बूस्टर एक्सरसाइज में। और उसमें जो है 11 वीडियोज़ अभी तक आ चुके हैं, तो आप लोग उसको जरूर लगाएं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स, इंप्रूवमेंट और कॉमन एरर के क्वेश्चन में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। द पुलिस डिसाइडेड टू द डिपार्टमेंट स्टोर। अब इसमें आपको यहाँ पर फिल करना है अबेंडन, इवैक्यूएट, इविक्ट, एक्सपेल, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर जो है द पुलिस डिसाइडेड टू द डिपार्टमेंट स्टोर, तो पुलिस ने कोई चीज़ डिसाइड किया है डिपार्टमेंट स्टोर के बारे में, ठीक है। तब यहाँ पर चलते हैं। अबेंडन मतलब होता है त्याग करना, किसी चीज़ का त्याग करना। तो और इस इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना, ठीक है, खाली करना। और इविक्ट का मतलब भी कुछ, जैसे इविक्ट मतलब होता है बेदखल करना, निकालना, ठीक है। और एक्सपेल का मतलब होता है निकालना, खदेड़ना। तो इनका जो है मीनिंग लगभग सभी वर्ड का जो है सेम है। यहाँ पर मीनिंग जो है, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो ईएसआईसी का एग्ज़ाम है इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनके मीनिंग बहुत ज़्यादा क्लोज वाले देता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेन से क्या है छुटकारा, रेट मतलब छुटकारा पाना, तो दर्द से छुटकारा पाना भी हो सकता है, राहत पाना भी हो सकता है, दर्द को शांत करने के लिए भी हो सकता है, हल्का करने के लिए, ठीक है। तो मतलब बहुत ही मिलते जुलती यहाँ पर मीनिंग आपको दी जाती है। तो आपको अपने वोकैब वाले पार्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। यहाँ भी सभी मीनिंग लगभग सेम है, सबका अर्थ निकालने के सेंस में हो रहा है। इसका मतलब होता है खाली करना। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। द पुलिस डिसाइडेड टू इवैक्यूएट द डिपार्टमेंट स्टोर। पुलिस ने डिपार्टमेंट स्टोर को खाली करने के लिए डिसाइड किया, ठीक है। तो इवैक्यूएट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। और एक चीज़ इवैक्यूएट के बारे में और आपको ध्यान रखना है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसमें क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि मतलब लोगों को, मतलब किसी खतरे वाली जगह से लोगों को बाहर निकालना, खतरे वाली जगह से लोगों को बाहर निकालना, उसको भी बोलते हैं इवैक्यूएट करना, ठीक है, इवैक्यूएट। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवर होस्ट हैड प्रिपेयर्ड ए मील टू सेलिब्रेट आवर, आप लोग इसकी पीडीएफ देख लेना, ठीक है, मील टू सेलिब्रेट आवर अराइवल, ठीक है। तो उनके होस्ट ने क्या किया, उनके आने पर मील की सेलिब्रेट करेंगे वहाँ पर कुछ, ठीक है। तो इसमें आपको फिल करना है कैसा मील होगा, मील मतलब भोजन, ठीक है। तो भोजन कैसा होगा उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो जनरस, लेविस, प्रोफ्यूज, स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है। तो स्पेंड थ्रिफ्ट जो होता है इसका मतलब होता है बहुत ही खर्चीला, बहुत ही खर्चावान, जो बहुत ही खर्चा करता है उसको बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। प्रोफ्यूज मतलब होता है अधिक मात्रा में, प्रचुर, ठीक है। प्रोफ्यूज मतलब होता है प्रचुर। और लविस का मतलब कह सकते हो
शर्मीला, ठीक है। लविश मतलब होता है शर्मीला, या फिर इसका एक मतलब और हो जाता है लग्जरियस, ठीक है, लग्जरियस। लग्जरियस भी इसका अर्थ आप लोग लिख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता हूँ, आपको बार बार बताता हूँ, अदरवाइज यहाँ पर लिख देता, मेरे पास लिखने वाला टूल नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेना, लविश मतलब शर्मीला, या फिर जो है लग्जरियस मतलब बहुत ही भव्य, ठीक है। और जनरस मतलब होता है उदार, जनरस मतलब क्या होता है, उदार होता है। और लविश का मतलब भी उदार होता है, ठीक है, लविश मतलब भी उदार होता है। और इसका मतलब दूसरा जो है भव्य भी होता है, ठीक है, लग्जरियस। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर लग्जरियस के सेंस में एक भव्य भोजन की जो है भव्य भोजन बना रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेविश हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये मतलब मैंने जो आपको इसका कुछ और मीनिंग बताया था ना अभी, यहाँ पर लविश मतलब शर्मीला, शर्मीला नहीं होगा इसमें, उदार, ठीक है। लविश मतलब उदार होता है, जनरस मतलब भी उदार होता है, ठीक है। और लविश का मतलब लग्जरियस भी होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जो वो वाली मीनिंग थी क्या था उसका, शर्मीला, उसको काट देना, ठीक है। यहाँ पर उदार होता है लविश का मतलब, और लग्जरियस होता है यानी कि भव्य, ठीक है। तो भव्य मील, लविश मील इसको यूज कर सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसमें देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से बनाया है, ठीक है। आपके एग्जाम में आया हुआ है, ESIC के एग्ज़ाम में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें ये फाइंड करना है कि कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर वर्ड लिखे गए हैं और उसके सिनोनिम यहाँ पर लिखे गए हैं और उसके एंटोनिम यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके क्या वर्ड लिखे गए हैं, ये उसके सिनोनिम है और एंटोनिम है। तो आपको इनमें से फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके सिनोनिम एंटोनिम जो है गलत है, ठीक है। तो इसको आपको फाइंड करना है इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन है ऑप्शन में पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दो क्वेश्चन है, ठीक है, दो क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देना। तो पहला है अपस्कोंड, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन है पहला अपस्कोंड। अपस्कोंड मतलब होता है यहाँ पर सिनोनिम इसका है फ्ली और रिमेन, ठीक है। तो फ्ली का मतलब क्या होता है, भाग जाना, ठीक है, भाग जाना। अपस्कोंड का मतलब भी होता है भाग जाना, फरार हो जाना, ठीक है। अपस्कोंड का मतलब भी क्या होता है, भाग जाना, फरार हो जाना। और फ्ली का मतलब भी वही होता है। और रिमेन का मतलब होता है बने रहना, ठीक है, बनाए रखना या बने रहना। तो ये इसका जो है करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसमें करेक्ट है। इसका सिनोनिम फ्ली होगा और एंटोनिम रिमेन हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबेट। और अबेट का जो होता है, अबेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है, कम करना या परेशान करना या हटाना, ठीक है। अबेट का मतलब क्या होता है, कम करना, परेशान करना। और सप्रेस मतलब होता है दमन करना, सप्रेस मतलब दमन करना या एक तरीके से कम करना हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर राइज मतलब होता है बढ़ाना। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है इसमें। अबेट का जो सिनोनिम होगा वो होगा सप्रेस, और जो एंटोनिम है वो होगा क्या, राइज, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसमें, राइज। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें अबेस, कंफ्यूज और कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो अबेस का मतलब होता है शर्माना, अबेस का मतलब क्या होता है, शर्माना। और कंफ्यूज एक तरीके से शर्माना जो है कंफ्यूज वाला हो गया, इसमें कंफ्यूज इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। और कॉन्फिडेंट, ठीक है, ये भी इसका क्या होगा, एंटोनिम हो जाएगा। अबेस मतलब होता है शर्माना वैसे तो, बट इसको कंफ्यूज के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो कंफ्यूज इसका हो गया सिनोनिम और कॉन्फिडेंट इसका जो है एंटोनिम यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलेंगे एक्विट। एक्विट मतलब क्या होता है, बरी करना, ठीक है, बरी करना या फिर किसी को दोष मुक्त करना, ठीक है, बरी करना या फिर दोष मुक्त करना। कन्विक्ट मतलब क्या होता है, अपराधी ठहराना, ठीक है, किसी को जो है अपराधी ठहराना। और एक्सनरेट मतलब क्या होता है, आरोप से बरी करना, ठीक है, आरोप मुक्त करना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो सिनोनिम है या सिनोनिम यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है बरी करना, इसका भी मतलब होता है आरोप से बरी करना, ठीक है। तो ये एंटोनिम की जगह पर लिखा गया है। और कन्विक्ट मतलब होता है अपराधी ठहराना, किसी को अपराधी बनाना, और ये सिनोनिम की जगह पर लिखा गया है। तो कन्विक्ट को यहाँ पर होना चाहिए था, कन्विक्ट जो है यहाँ पर होना चाहिए था, और एक्सनरेट को यहाँ पर होना चाहिए था। तो ये आपस में इंटरचेंज है, ठीक है। तो ये हमारा जो है गलत है, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इसके सिनोनिम एंटोनिम जो है रॉन्ग प्लेस यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर डिसीज का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है, डिसीज का मतलब होता है मृत्यु।
यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, एक डिसीज बीमारी वाला भी होता है, ठीक है, तो उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होती है, वो DI से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये DE से स्टार्ट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो डिसीज मतलब होता है मृत्यु, डेथ बर्थ, ठीक है, मृत्यु, डेथ मतलब भी मृत्यु होता है, सिनोनिम है इसका, और बर्थ जन्म लेना इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक। तो पहला तो जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है डिमीन, ह्यूमिलिएट और रिस्पेक्ट। डिमीन का मतलब होता है अपमान करना, ठीक है, डिमेन का मतलब क्या होता है, अपमान करना या फिर नीचा दिखाना, ठीक है, नीचा दिखाना। और ह्यूमिलिएट का मतलब भी क्या होता है, अपमान करना, तो ये इसका करेक्ट सिनोनिम है। और रिस्पेक्ट मतलब आदर करना, इसका करेक्ट एंटोनिम यहाँ पर है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डिमेन का सिनोनिम हो जाएगा ह्यूमिलिएट और एंटोनिम हो जाएगा रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी, डिफर। डिफर का मतलब होता है आगे के लिए टाल देना, ठीक है, किसी चीज़ को, किसी, जैसे आपका एग्जाम किसी डेट पर निश्चित हो और उसको आगे बढ़ा देना एग्जाम को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिफर। तो डिफर का जो करेक्ट सिनोनिम होता है वो होता है पोस्टपोन, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा पोस्टपोन कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंटोनिम की जगह पर सिनोनिम लिखा गया है। और एडवांस, एडवांस मतलब अग्रिम, कोई चीज़ पहले हो जाना, उसको बोलते हैं एडवांस, ठीक है, और पोस्टपोन मतलब बाद में होना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो एडवांस है वो यहाँ पर होना चाहिए था पोस्टपोन के स्थान पर, और पोस्टपोन को एडवांस के स्थान पर होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर पूरा समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर डीम, डीम जो है, डीम का मतलब होता है समझना, ठीक है, समझना, मान लेना। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है आपको, पैसिव वॉइस यहाँ पर बनाना है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसिव वॉइस में इसको बनाना है, ठीक है। तो काफ़ी आसान होता है पैसिव वॉइस बनाना, बट आप लोगों को एक बार पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। अगर आपने किसी जो है अच्छी जगह पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया होगा। इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस आपको एक वर्ब को फाइंड करना है, करेक्ट वर्ब कौन सी आएगी। ज़्यादातर इसी से हमारा जो है आंसर करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, केवल वर्ब देख करके। आइए इसमें देखते हैं कैसे करना है आपको। इज़ द नॉइज़ नॉट डिस्टर्बिंग द ओल्ड मैन, ठीक है, इज़ द नॉइज़ नॉट डिस्टर्बिंग द ओल्ड मैन। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्ब आई हुई है इज, और यहाँ पर है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो जब हमारा जो है इसको पैसिव वॉइस बनानेंगे तो या तो इज आएगा या आर, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज, प्लूरल है तो आर, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ पर हमको बी की आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा, बीइंग हो जाएगा। और जो मेन वर्ब है इसको हम लोग थर्ड फॉर्म बना देंगे, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए इसको फाइंड करते हैं। इसमें इज़ द ओल्ड मैन नॉट बीइंग डिस्टर्ब, ठीक है, लग तो रहा है बिल्कुल यहाँ पर इज है, ठीक है, और बीइंग भी है, डिस्टर्ब भी है, ठीक है। आगे चलेंगे। वेदर, इसमें वेदर तो है नहीं कहीं पर ऑप्शन में, क्वेश्चन में, तो वेदर तो होगा नहीं इसमें, ठीक है, इसको काट देते हैं। डू, अब डू भी नहीं होगा इसमें क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो हम इसको जो है इंडेफिनिट टेंस में लाते नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं एग्जाम इसमें। और यहाँ पर आप लोग, ठीक है, तो डू वाला भी कलेक्ट हो जाएगा। लेट द ओल्ड मैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय द नॉइज़। अब आपको क्या करना है, ये तो लेट से बन गया है, ठीक है। अब हमारे पास बी वाला और सी वाला तो कट हो गए हैं, दो ऑप्शन, तो हमारे पास बचा है एक ऑप्शन नंबर ए और एक बचा है ऑप्शन नंबर डी। अब इन दोनों हम कंपेयर करके थोड़ा सा देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो द ओल्ड मैन, आपको पता है कि जो इसका जो मतलब ऑब्जेक्ट होता है, जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट होता है, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर चला आता है, ठीक है। तो यहाँ पर द इज द ओल्ड मैन बिल्कुल करेक्ट है। नॉट इसमें भी आया है, बीइंग डिस्टर्ब बाय द नॉइज, आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। लेट द ओल्ड मैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज, लेट द ओल्ड मैन, इज द ओल्ड मैन नॉट बीइंग डिस्टर्ब बाय द नॉइज, ठीक। तो ऑप्शन आपका पहला करेक्ट इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुड दे नॉट हैव हेल्प्ड द नीडी, ठीक है। अब इसमें चलेंगे, इसमें भी आपको सबसे पहले वर्ब फाइंड करना। अगर वर्ब दो क्वेश्चन में मिल जाए, दो ऑप्शन में सेम मिल जाए, तो आपको फिर ऑप्शन को कंपेयर करना है, ठीक है। बट आपको सबसे पहले जो है वर्ब को ही फाइंड करना है। तो आइए इसमें देखते हैं अब यहाँ पर क्या होगा। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसमें आप लोग निकाल लीजिए जल्दी से, तब तक मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। तो इसमें देखेंगे
कुड दे नॉट हैव हेल्प्ड द नीडी, ठीक है, कुड दे नॉट हैव हेल्प्ड द नीडी। तो अब हम जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हमारा जो है जो भी ऑप्शन होगा उसमें सबसे पहले तो कुड आएगा। आपको हेल्पिंग वर्ब वही रखनी है, ठीक है, COULD, ठीक है, कुड आएगा प्लस अभी नॉट वाट भूल जाइए, हमारी केवल वर्ब हमको फाइंड करना है। आया है हैव इसके साथ तो हैव लगा देंगे, ठीक है, हैव लगा देंगे। और उसके बाद आया है हेल्प्ड, हेल्प्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जो मेन वर्ब होती है उसी को हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो जो मेन वर्ब है अगर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमको बी की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन, ठीक है, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। और जो ये हेल्प बच गया है इसकी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो सीधा सा इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब पैसिव वॉइस हम लोग चेंज करेंगे तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको देखना मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है। तो मेन वर्ब आपकी जिस फॉर्म में होगी उसी फॉर्म को आपको वहाँ पर बी वर्ब उसी फॉर्म में आपको यूज करना है। जैसे यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में थी तो हमने बी की आईएनजी फॉर्म को यूज किया था तो वहाँ पर हो गया था बीइंग। अब यहाँ पर हेल्प जो है आपको केवल मेन वर्ब को फोकस करना है, ठीक है। और यहाँ पर है हेल्प्ड, हेल्प्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बी की थर्ड फॉर्म को ले आएंगे तो होता है बीन, और जो मेन वर्ब हमारी है उसको थर्ड फॉर्म बना देंगे। तो यहाँ पर पहले से थर्ड फॉर्म बनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आईएनजी थी तो इसको हमने थर्ड फॉर्म बनाया था तो हमने डिस्टर्ब कर दिया था, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टर्ब हो गया था, तो इसको भी थर्ड फॉर्म बनाना है, बट यहाँ पर पहले से बनी हुई है तो हमको चेंज करने की उसमें नीड नहीं है। तो हमारा जिस भी ऑप्शन में कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा वही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में चलते हैं, कुड नीडी हैव नॉट बीन हेल्प्ड, ठीक है। इस वाले में देखिए ये हमारा हो सकता है, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो दो ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहे हैं। अभी आगे उसमें हम कंपेयर करेंगे दोनों ऑप्शन में, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन तो वाई से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो वाई वाले आपके होंगे नहीं, ये वाले तो नहीं होंगे दोनों। अब यही दोनों हमारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं हैव के पहले नॉट आया, ठीक है। यानी कि जो हमारी ऑक्सिलरी होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी के बाद नॉट का यूज किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे जो कुड के बाद नॉट नहीं आया हुआ, हैव के बाद आया है, जबकि इसमें भी आप देख सकते हैं कुड के बाद नॉट आया है, ठीक है, यानी कि हैव के पहले आया हुआ है। तो यहाँ भी आपको हैव के पहले यूज करना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोगों को इसकी जो है थोड़ा सा पढ़ने की नीड है। आप लोग इसको एक बार देख लेंगे तो बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर थोड़ा समझाने में आपको टाइम लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। अदरवाइज ये 1 मिनट से भी कम टाइम में तीनों क्वेश्चन करके निकल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्ट वी टू मेक एनी हेल्प फॉल्स क्लेम, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे आर्ट है यहाँ पर एनी फॉल्स क्लेम्स, आर्ट एनी फॉल्स क्लेम्स टू बी मेड, ठीक है, बाई अस। यहाँ पर यही ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और इसमें तो एनी फॉल्स क्लेम आर्ट टू बीच में आया है क्योंकि हमारा क्वेश्चन वाला क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर ये तो अफर्मेटिव बन गया है, ये तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर शुड से स्टार्ट है, हमारा ऑप्शन में 8 है तो ये भी नहीं होगा। ये कुड से स्टार्ट ये भी नहीं करेंगे, ठीक है। केवल यही हमारा ऑप्शन नंबर 20 में हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अब आपको इसमें क्या करना है, मोस्ट सिमिलर दैट ऑफ द गिवन पेयर, ठीक है। तो इस पेयर के हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। जैसा आप रीजनिंग में पढ़ते होंगे, ठीक है, जिस तरीके से इन दोनों में आप लोग रिलेशन निकालते हो रीजनिंग में, तब उसके बाद ऑप्शन पर चलते हैं, वही रिलेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन इसमें करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। जो वेक्सेशन होता है, वेक्सेशन का मतलब होता है चिढ़ या फिर उत्पीड़न का होता है, चिढ़ या उत्पीड़न, ठीक है, उत्पीड़न। तो डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है निराशा। उत्पीड़न होगी तो निराशा होगी, यानी कि ऑप्शन में दोनों एक दूसरे क्या हो सकते हैं, सिनोनिम है यहाँ पर, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है ये दोनों, वेक्सेशन और डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। तो अब चलते हैं ऑप्शन पे, हमको सिनोनिम फाइंड करना है, जिन दोनों में सिनोनिम होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखेंगे पीस,
काम, बिल्कुल लग रहा है। पीस मतलब भी शांत, काम मतलब भी शांत, बिल्कुल मार के निकल जाएंगे, ठीक है। आगे इसमें देखो फेलिसिटी और फेयर, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, एंटोनिम है, ठीक है। ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है बहादुर और कॉवर्ड मतलब होता है डरपोक, ठीक है। तो ये भी क्या है, एंटोनिम है और ये भी आपका एंटोनिम है। केवल ऑप्शन नंबर ए इसमें पीस और काम दोनों ऑप्शन में सिनोनिम है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे क्या है यहाँ पर। तो सिमिलर आपको फाइंड करना है, मोस्ट सिमिलर, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ये आपका कह सकते हो ये ईडियम है, ठीक है। ए क्लोज कॉल, ठीक है, ए क्लोज कॉल, यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है, इसी का आपको क्या करना है, इसके मीनिंग यहाँ पर बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी में से इस पार्ट का मीनिंग आपको बताना है। द फ्रेज ए क्लोज कॉल मीन्स, ठीक है। तो ए क्लोज कॉल का मतलब आपको बताना है और ए क्लोज कॉल एक ईडियम होता है, ठीक है। ए क्लोज कॉल क्या होता है, एक ईडियम होता है और इसका मतलब होता है बच निकलना। इसका मतलब क्या होता है, बच निकलना, ठीक है, बच निकलना। ऑप्शन पे चलते हैं, कौन सा है भाई बच निकलना यहाँ पर, इसको आप लोग लिख लेना कॉपी पर, ठीक है। अगर नहीं आता है आपको तो लिख लेना, अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईडियम है, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप कुछ लोगों को याद भी होगा तो उनको लिखने की नीड नहीं है, बट जिसको नहीं याद है उसको लिख लेना है, ठीक है। टू बी हैप्पीली मैरिड, यहाँ पर मैरिड बात कर रहा है, ठीक है। टू बी हार्ड हार्टेड, ये भी नहीं होगा। टू लिव नियरली, टू हैव अ नैरो स्केप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भी एक ईडियम है, ठीक है, ए नैरो स्केप, ये भी एक ईडियम है और इसका भी मतलब वही होता है बच निकलना, ठीक है। ये भी क्या है, एक ईडियम है, ए नैरो स्केप या फिर ए क्लोज कॉल, ठीक है। या फिर एक ईडियम और होता है ए क्लोज सेव, ए क्लोज सेव, SHAVE, इसका भी वही मीनिंग होता है। इन तीनों इडियम का एक ही मीनिंग होता है, ए क्लोज कॉल, ए नैरो स्केप और ए क्लोज सेप, इन तीनों का मतलब होता है बच निकलना, ठीक है। तो आपको तीनों लिख लेना है। यहाँ पर आपको एक तरीके से सिनोनिम पूछा गया है, ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ए क्लोज कॉल, ए क्लोज सेप और ए क्लोज ए नैरो स्केप, ठीक है। इन तीनों का मतलब होता है बच निकलना, ठीक है, मतलब किसी खतरे से बच निकलना, उसको भी सोच सकते हो। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है पैनासिया, पैनासिया का आपका जो है इसमें करेक्ट फाइंड करना है, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इनका करेक्ट मीनिंग यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो जो पैनासिया होता है इसका मतलब होता है रामबाण, ठीक है, रामबाण। रामबाण से क्या मतलब, रामबाण इलाज आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, रामबाण इलाज, ठीक है। इसका मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो हर चीज़ में काम आए, ठीक है। जैसे वो एक दवा आती है, क्या नाम उसका, जिसको सर्दी जुकाम खांसी बुखार हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या बोलते हैं, अच्छा नाम है कुछ, एक दवा है, ठीक है। तो उसको भी डॉक्टर क्या करते हैं, उसको हर चीज़ के लिए, आपको बुखार है, खांसी आती है, जुकाम है, कुछ भी है, उसी को दे देते हैं, उसी से आपका ठीक हो जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं पैनासिया, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे, ग्रेट फेयर, ए क्योर फॉर ऑल, होल ऑफ एशिया, ए जर्म किलर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, ए क्योर फॉर ऑल, ठीक है। पैरासीटामॉल, ठीक है, जो दवा का नाम हो वो है पैरासीटामॉल, ठीक है। तो पैरासीटामॉल को डॉक्टर हर बीमारी के लिए दे देते हैं, ठीक है। तो उससे आपको ध्यान रखना है पैनासिया, ठीक है। पैनासिया का मतलब जो हर चीज़ में काम आए उसको बोलते हैं पैनासिया, यानी कि रामबाण। तो ए क्योर फॉर ऑल आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये जो है यहाँ पर, चलिए इसमें क्या करना है आपको, रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि ये आपका है नरेशन, ठीक है, नरेशन वाला पार्ट है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा इसमें। नरेशन है तो सेड आई विल, यहाँ सेड विल यू स्टॉप दैट नॉइज, नो सेड द बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ मिसिंग है इसमें, यहाँ पर जैसे आई आस्क्ड, आई टोल्ड, आई आस्क्ड, तो यहाँ पर शायद आई होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके पहले यहाँ पर शायद आई होगा। आई सेड विल यू स्टॉप दैट नॉइज़, मैंने कहा क्या तुम आवाज़ को, मैं इस चिल्लाहट को बंद कर सकते हो। नो सेड द बॉय, बॉय ने कहा नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, ये डायरेक्ट है, ठीक है, नरेशन है। तो आइए देखते हैं,
ये भी काफ़ी आसान होता है। इसमें भी आपको सबसे पहले वर्ब फाइंड करना है, करेक्ट वर्ब है कि नहीं है, उसके बाद जो भी करना है आगे करेंगे ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो देखते हैं, आई आस्क्ड द बॉय इफ़ ही वुड, ठीक है। तो विल का वुड हो गया है सबसे पहली बात, तो यहाँ पर सही हो सकता है। इसमें देखेंगे वुड यहाँ भी है, इसमें विल है तो ये तो होगा नहीं, और इसमें भी वुड है, ठीक है। चलिए ये तो हो सकते हैं ऑप्शन। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है, आई आस्क्ड द बॉय इफ़ ही वुड स्टॉप दैट नॉइज़। यहाँ तक क्लियर है। इसमें देखेंगे आई टोल्ड द बॉय। अब यहाँ पर देखिए आया है आस्क्ड, यहाँ पर आया है टोल्ड, ठीक है। इन दोनों में कंपेयर किया, यहाँ पर है टोल्ड, इसमें भी आस्क्ड है, ठीक है। तो सेड को हम लोग आस्क्ड में चेंज करते हैं यहाँ पर, तो टोल्ड वाला हमारा नहीं होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन हमारे कट गए हैं, बी और सी वाले। अब दो ऑप्शन है, इनमें आपको कंपेयर अच्छे से करना है बस। आई आस्क्ड द बॉय, और यहाँ पर आई आस्क्ड द बॉय, ठीक है। इफ़ इसमें आया है वेदर ही वुड स्टॉप दिस नॉइज, ठीक है। अब आपको पता होगा जब ये डायरेक्ट स्पीच में दिस होता है, ठीक है, दिस होता है तो उसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, दैट में। दिस को दैट में चेंज किया जाता है, बट दैट को दिस में नहीं चेंज करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कि दिस को दैट में चेंज कर देते हैं, दिस को दैट में चेंज करते हैं, बट दैट को दिस में नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका जो है रॉन्ग हो गया है। एक ही ऑप्शन बच गया हमारा, यही हमारा जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसमें काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट एक बार नज़र मारना है सभी ऑप्शन पर, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शी सेड हाउ क्लेवर आई एम। अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या होगा। ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। जिस सेंटेंस के लास्ट में ये लगा होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है तो उसको हम लोग जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो जोड़ने के लिए सेंटेंस को दैट का यूज करते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है कि दैट का यूज करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ठीक है। देखते हैं, सी टोल्ड दैट सी वाज वेरी क्लेवर। सी टोल्ड दैट सी वाज वेरी क्लेवर। सी एक्सक्लेम्ड दैट सी वाज वेरी क्लेवर। सी अप्लाइड हरसेल्फ बाई सेइंग दैट सी वाज वेरी क्लेवर, ठीक है। और सी सेड दैट हाउ क्लेवर, ये तो होगा नहीं, हाउ क्लेवर ये सब। एक ऑप्शन तो हमारा कट गया। अब इन दोनों में देखते हैं इसमें क्या होगा। तीनों में ये टोल्ड वाला भी नहीं होगा। अभी यहाँ पर आपने देखा था टोल्ड वाला काट दिया था हमने, आस्क्ड आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। और अब ये सूचक वाले चिन्ह होते हैं, ठीक है, मतलब भाव सूचक के हिसाब से कैसा भाव वहाँ पर निकल रहा है उस हिसाब से, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एक्सक्लेम्ड दैट सी एक्सक्लेम्ड दैट सी वाज वेरी क्लेवर। सी अप्लाइडेड हरसेल्फ बाय सेइंग दैट सी वाज वेरी क्लेवर। तो ऑप्शन इसमें जो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। बी वाला इसमें करेक्ट होगा यहाँ पर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अब आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो कंप्लीट द फ्रेज, यानी कि यहाँ पर एक फ्रेज लिखा हुआ है, इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बर्निंग द कैंडल एट बोट, क्या होगा इसमें, ये एक ईडियम है, ठीक है। ये एक ईडियम है या फ्रेज कह सकते हो, ठीक है। तो इसको आपको पूरा करना है। तो अब आपको पता होना चाहिए जो ईडियम फ्रेजेस होते हैं इनमें हम लोग कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, जैसे लिखे होते हैं हमको वैसा ही लिखना होता है। तो बर्न द कैंडल एट बोथ इंड्स होता है इसमें, ठीक है, एट बोथ इंड्स, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, एक ईडियम है बर्न द कैंडल एट बोथ इंड्स, ठीक है। इसमें देखेंगे इसका मतलब होता है देर रात तक जाग कर के कड़ी मेहनत करना, देर रात तक जाग कर कड़ी मेहनत करना, बर्न द कैंडल एट बोथ इंड्स, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें हम कुछ भर ही नहीं सकते इसमें, ठीक है। ये नहीं सोचना कि ये ऑप्शन कैसे हम यहाँ पर क्या भरेंगे, इसमें और कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ भी आ जाए दुनिया का, ठीक है, बट इसमें इंड ही आएगा और कुछ नहीं भरा जा सकता। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, केवल इंड ही भरा जाएगा और कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। इसमें देखेंगे व्हाट डज टू पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड मीन, इस ईडियम का आपको मतलब बताना है, ठीक है। ये जो ईडियम लिखा हुआ है टू पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड, इसका आपको इनमें से इसका मीनिंग बताना है आपको। तो
पहले इसका मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब होता है टू पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के लिए अपना 100% देना, ठीक है। मतलब कि किसी चीज़ के लिए अपनी पूरी दम लगा देना, उसको बोलते हैं टू पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ठीक है। अपना पूरी मेहनत पूरी दम लगा देना किसी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से इसमें देखेंगे करेक्ट क्या होगा यहाँ पर। टू गिव वन सेल्फ अप, टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट, टू मार्च इन ए स्ट्रेट लाइन, टू मेक अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। इसके आगे लिखा इम्प्रेशन, टू मेक अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी जो ऑप्शन है बिल्कुल इररिलेवेंट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी ही जो है इसमें फिट बैठेगा और कोई भी ऑप्शन फिट नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये सभी के सभी ईडीएम आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, अभी तक जितने क्लोज कॉल हो, क्लोज सेव हो, ठीक है, जितने भी ईडीएम आपको बताएं सभी के सभी ईडीएम आपके एसएससी एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, और जो मैंने पीछे बताए थे वो भी सारे बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपसे मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आपको अगर इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है ESIC के लिए तो आप एसएससी के प्रीवियस ईयर को फॉलो करें, ठीक है। एसएससी के प्रीवियस ईयर को फॉलो करें, वही आपके लिए हेल्पफुल होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने आपको 2 सेट, ये एक सेट पहले सॉल्व कराया था और ये दूसरा सेट है, दोनों में 100 क्वेश्चन थे। इसमें से एक पार्ट मैंने आपको काट दिया है कंप्रीहेंशन वाला, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर अभी हम कंप्रीहेंशन समझाने लग जाएंगे तो उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कंप्रीहेंशन यानी क्लोज टेस्ट और जो आपका पैसेज होता है उसको मैंने निकाल दिया है। बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैंने सॉल्व कराए हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये सभी जितने क्वेश्चन आए थे अभी तक मैंने आपको जितना सॉल्व कराया है सभी के सभी एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एसएससी एग्जाम्स को फॉलो करें। जो मेरी कंसेप्ट बूस्टर एक्सरसाइज है उसको आप लोग लगाएं, वहाँ से आपका फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो ऐसा नहीं कि अगर आपको इंग्लिश से नहीं आती तो अच्छा कैसे होगा, बट आपने अगर थोड़ा बहुत 4-6 महीने से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उसको आप लगा सकते हैं, वहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और उसके अलावा अभी जो ईडीएम्स की क्लासेस मैंने दी हुई हैं, जो भी हाल ही में एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे दिए गए हैं यहाँ पर, उन सभी को आप लगा सकते हैं, अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। जितने वीडियोस पड़े हुए हैं सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। और जैसा कि एक एसएससी का प्रैक्टिस सेट भी आपको दे रहा हूँ वो भी आप लोग लगा सकते हैं, उसमें भी आप लोगों को उसमें से आपको क्लोज टेस्ट करना भी उसमें सिखाता हूँ, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट भी कैसे करना है उसमें आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हर चीज़ यहाँ पर इस चैनल पर मैं जो आपको दे रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मान करके सॉल्व करें, ठीक है। आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी करते रहें, बट जो है थोड़ा सा टाइम निकाल करके इन वीडियोस को भी लगाएं, आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा। यहाँ से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अब ये आ गया है आपका जो है इसको बोलते हैं पैरा जंबल। क्या बोलते हैं? पैरा जंबल, ठीक है, जंबल्ड। और इसमें आप पहले डायरेक्शन पढ़ लीजिए, पिक ए चॉइस विच गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो इसको जो है करेक्ट सीक्वेंस में आपको बनाना है, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस में यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये एक सेंटेंस है और सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब आपको पता होता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है, वर्ब पीछे रख दी गई है, इस तरीके से पूरा खलमंडल कर दिया गया है इसमें, ठीक है, एक दूसरे को मिला दिया गया है इसमें। तो अब आपको इसको करेक्ट ऑर्डर में सेट करना है कि करेक्ट ऑर्डर कैसे बनेगा। जैसे सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद अदर चीज़ें आएंगी, उस हिसाब से आपको इसमें सेट करना है। तो थोड़ा सा टाइम आप लोग ले लीजिए, आप लोग करके देखिए कि कैसे आप सेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसको वीडियो पॉज कर सकते हैं तब आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें तो कोई ग्रामर वगैरह आपको लगाना है नहीं कि ग्रामर की बहुत बड़ी इसमें समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर जैसे एसएससी एग्जाम में आता है तो उसमें 4 सेंटेंस होते हैं अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर तो एक ही सेंटेंस को अलग अलग खंड, 5-6 जितने भी मतलब वर्ड हैं सभी अलग अलग खंड कर दिए इसके, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एक वर्ड अलग है इसमें। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप इसमें से पहचान पा रहे हैं जैसे प्रीपोजिशन, किसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए, किसके साथ जो है हमारा सब्जेक्ट कौन सा बन सकता है, वर्ब कौन सी बन सकती है, उस हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक ही सेंटेंस है तो आप ऑप्शन के हेल्प से भी इसमें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करा पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में पहला 2, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा,
नंबरिंग जो है थोड़ा सा सेंटेंस की अलग हुई है, ठीक है, नंबरिंग जो है अलग हो गई है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 और ये 7 नंबर है, ठीक है। तो इसको आपको रखना है। तो यहाँ पर जैसे देखिए पहला ऑप्शन है 2 4, तो बिफोर फिर दियर, उसके बाद 3 नंबर टाइम्स, बिफोर दियर टाइम्स, ऐसा कुछ सेट नहीं हो रहा है अभी यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, दियर फिर डाई, दियर डाई, फिर 5वां कावर्ड्स, दियर डाई कावर्ड्स, ये भी सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा, 3-4 वर्ड्स को सेट करेंगे तो आपको थोड़ा सा हिंट इसमें मिलेगा, ये भी नहीं होगा। इसमें चलेंगे 5 नंबर पर, कावर्ड्स फिर 7 नंबर, डाई फिर 6 नंबर, मैनी 3 नंबर, टाइम्स, ठीक है। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिल्कुल सही है। जो आप लोगों को मोटिवेशन भी इसी तरीके से दिया जाता है, ठीक है। जो आपको टीचर पढ़ाते होंगे उन्होंने भी कभी न कभी ये बात की होगी, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स, ठीक है। जो डरपोक लोग होते हैं कई बार मरते हैं, ठीक है। और उसके बाद 2 नंबर बिफोर, नंबर 4 डियर, नंबर 1 डेथ, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, कावर्ड्स COWARDS, ठीक है, कावर्ड्स यहाँ पर लिख लेना आप लोग। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिखने में टाइम लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पर बता देता हूँ क्या होगा, कावर्ड्स, ठीक है। इसका हटा देता हूँ थोड़ा, कैसे सेट करें, चलिए यही सीक्वेंस आप लोग बना लेना, इसको लिख लेना, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। जो डरपोक होते हैं वो मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, इस सेंटेंस का मतलब ये है, एक कहावत है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है सेंटेंस। चलेंगे इसमें, मेमोरी लेयर लायर ए गुड नीड्स, तो चलिए इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे यहाँ पर गुड है तो इनको भी एक करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है, इनको भी लिख लेना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो गुड है, गुड किसके पहले आ सकता है, यहाँ पर नीड्स के पहले, गुड के पहले, मेमोरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं गुड जो है मेमोरी के लिए आ सकता है, गुड मेमोरी, ठीक है। और गुड के पहले ए लगाएंगे तो ए गुड मेमोरी, ए गुड मेमोरी, ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, ए गुड मेमोरी। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब कौन सी है, नीड्स, तो नीड्स आएगा। तो ए गुड मेमोरी नीड्स ए लायर, ठीक है। तो ऑप्शन में चलेंगे जो है ए गुड, या तो 3 से शुरू होगा या फिर 4 से, ठीक है। तो देखते हैं, अगर 4 से होगा तो उसके बाद 5 आएगा, अगर 3 से होगा तो उसके बाद 5 आएगा, यानी कि 45 या फिर कह सकते हो 35 हमारा होना चाहिए। तो ये तो 32 से नहीं होगा, तो इसमें 4 6 है, ठीक है। क्या हो रहा है, 5 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, ठीक है। तो गुड मेमोरी नीड्स ए लायर, ठीक है। तो ए इसमें जो है क्या हो गया, 4 से शुरू करते हैं, ए सॉरी ये वाला 4 है, ए गुड, इनमें 6 ही है ना वर्ड, 1 2 3 4 5 6, ए फिर उसके बाद है 6 नीड्स, नीड्स नहीं होगा, 5 नंबर देखते हैं, गुड, फिर उसके बाद लेयर नंबर 4, ए ये भी नहीं होगा, नंबर 1 से शुरू करते हैं, मेमोरी नंबर 6, नीड्स ये भी नहीं होगा, इसको देखते हैं, अच्छा 3 से लायर नहीं, यहाँ पर ए लायर, ठीक है, हाँ ये हो सकता है ए लायर से, ठीक है, हाँ पहला ऑप्शन इसमें हो सकता है। आप इस तरीके से भी बना सकते थे, उस तरीके से भी इसको हम चेंज, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट है तो उस तरीके से भी इसको सीक्वेंस कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है 3 से शुरू करेंगे हम लोग, 3 से, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा 3 से। तो 3 क्या है, ए, फिर उसके बाद आएगा नंबर 2 लायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ ए लायर,
फिर उसके बाद नंबर 6 नीड्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अभी हमारी नीड्स जो है वर्ब हो गई। नीड्स ए गुड मेमोरी, ठीक है, गुड मेमोरी। तो जो है ए लायर्स नीड अ गुड मेमोरी, एक झूठे को भी, जो झूठ बोलने वाला है उसको एक अच्छे मेमोरी की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये हमारा जो बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम आप लग सकता है, आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो अच्छे से आप कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन की मदद लेना मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ऑप्शन की मदद लेना ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि इसमें आप लोग फंस जाएँ, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। हर एक एक पार्ट को अलग किया गया है, तो आप ऑप्शन की हेल्प से आसानी से कर पाएंगे। जैसा मैंने अभी अपने हिसाब से इसको बनाया था वो सेट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें हमने फिर से ऑप्शन को मैच किया तो ऑप्शन हमारा ए निकल के आया, ठीक है। तो ए लायर नीड्स ए गुड मेमोरी, मतलब जो झूठे होते हैं उनको भी एक अच्छी मेमोरी की ज़रूरत होती है। ये क्यों होती है? यह एक कहावत है, और इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई जो है बार बार झूठ बोलता है तो उसको याद भी तो रखना है उस झूठ को, कि मैंने झूठ क्या बोला था। क्योंकि अगर मान लो कहीं बाद में बताना पड़ गया तो वो क्या बताएगा, मान लो भूल गया तो क्या जवाब देगा। मान लो कुछ दूसरा जवाब दे दे तो सामने वाला कहेगा तुमने पहले तो कुछ और बताया था, अब कुछ और बता रहे हो, ठीक है। तो इसलिए एक कहावत है कि जो झूठे होते हैं, झूठे को भी अच्छी मेमोरी की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ठीक इसी तरीके से इसको भी आप लोग जो है लिख करके, ठीक, अगर 3-4 इसमें सेट कर लेंगे, 3-4 पॉइंट तक चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आप यहाँ पर जो है क्लियर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपको बता देता हूँ करेक्ट क्या होगा। फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड, ठीक है। फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड, तो ऑप्शन जो है 1 2 3 से शुरू होगा, यही हमारा है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फेस इज इंडेक्स ऑफ द टाइम, चेहरा मन का सूचक होता है। इसका मतलब क्या है? फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड, चेहरा जो होता है मन का सूचक होता है, हमारे मन का सूचक होता है। मतलब चेहरा आपके भाव को बता देता है कि आपके मन में, दिमाग में क्या चल रहा है। उतरा हुआ है तो आप समझ सकते हैं उदास है, ठीक है। मतलब चेहरे को देख करके उसके भाव को समझ सकते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है। तो आई होप ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है। इसके आगे अब क्वेश्चन तो है नहीं, यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है नहीं, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और इसकी पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं आपको इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले, ठीक। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में बात करेंगे थोड़ी सी। तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता ही दिया वीडियो के बीच में कि आपको एसएससी लेवल का इंग्लिश को फॉलो करना है, ठीक है। एसएससी के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितना हो सके रट डालिए, ईडियम्स भी आते हैं तो ईडियम्स भी रट डालिए, ठीक है। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्रीहेंशन, ये सब कुछ जो एसएससी के प्रीवियस ईयर हैं आप उनको अच्छे से कर लीजिए, उन्हीं की प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो सेट देखे गए हैं वो बिल्कुल, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कराए हैं सभी के सभी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि यही क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, जैसे सिनोनिम एंटोनिम तो वर्ड तो वही आएंगे, बट जो कॉमन एरर वगैरह के हैं उनके जो रूल्स हैं वो सब एसएससी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। तो आप उन्हीं एग्जाम्स को फॉलो कर सकते हैं, और इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरा जो कंसेप्ट बूस्टर एक्सरसाइज है उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें मैं आपको जो है इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, आपको समझ में भी आएगा और आपका इम्प्रूवमेंट भी होगा इसमें, ठीक है। और बार बार वीडियोस को लगाते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी बनी रहेगी। आप भले ही अभी ग्रामर थोड़ा पढ़े हो, ठीक है, अभी आपने शुरू की हो तैयारी, बट फिर भी आप लोग उनको लगाते रहें, आपका जो है उसमें रिवाइज होता रहेगा। जब वो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा तो आप उसमें अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है उस क्वेश्चन में यहाँ से रूल बना हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ये तो इंग्लिश की बात हो गई कि आपको जो है एसएससी को फॉलो करना है। बात करते हैं जीएस के लिए। अब जीएस में क्या है, अब यहाँ पर भाई जो जीएस है वो आपको जीके है, ठीक है। तो इसमें आपको करंट अफेयर को फोकस करना है, और जीएस वाला जो जितना भी पार्ट है उसमें मेनली आपको, क्योंकि ये बैंकिंग लेवल का एग्जाम है, ठीक है, क्योंकि ये किससे संबंधित, बैंक से संबंधित है, बैंकिंग से संबंधित है। तो आपको इसमें जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है उस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की नीड होगी। यहाँ पर आप वैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ भी आपको मिले लगा लीजिए, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। बट मेरे हिसाब से आपको जो है इसमें इकोनॉमिक वाले सेक्शन को
ज़्यादा ध्यान रखना होगा, चाहे करंट अफेयर हो चाहे जीएस हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को आपको थोड़ा उसमें अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैथ, तो मैथ भी आपको थोड़ा कैलकुलेटिव दे सकता है, ठीक है। कैलकुलेटिव दे सकता है तो आपको कैलकुलेशन के ऊपर काम करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग लेवल का एग्ज़ाम है तो इसमें आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं। तो आप थोड़ा बहुत बैंक, थोड़ा बहुत एसएससी के क्वेश्चन लगाते रहें, ठीक है। तो उससे आपका मैथ के लिए बेटर होगा, ठीक है। और रीजनिंग में देख लेना कौन कौन से टॉपिक हैं, और रीजनिंग भी थोड़ा एसएससी से हट कर आएगी, थोड़ा बैंकिंग लेवल की तरफ शिफ्ट होगा इसमें। वो भी केवल इंग्लिश के लिए मैं कह सकता हूँ कि इंग्लिश जो है एसएससी लेवल की है, बाकी के लिए आप बैंकिंग लेवल को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। बैंकिंग लेवल की रीजनिंग भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान देते रहें, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू कि आपको क्या क्या यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया होगा। मैं ज़्यादा इसके बारे में वीडियो बनाता नहीं हूँ कि किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से क्या करें। ज्ञान देने वाले लोग यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे अपना काम यहाँ पर करना है, मेरा जो, ठीक है, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ उसको यहाँ पर आपको देना मेरा मकसद रहता है। बाकी फालतू की चीज़ों में आपका टाइम बर्बाद करना मेरा मकसद यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।